Hello and welcome back, dear students. राधा स्वामी अकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हमने समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ एप्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। देखो, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ये ऑप्टिकल फाइबर, ये एक फाइबर होती है, ठीक है, जिसमें जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ऑप्टिकल सिग्नल भेजी जाती है। किसके थ्रू? ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल किसका है? लाइट का है, न कि स्मेल का, न कि हियरिंग का। उसके लिए अलग हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब जो आंखों में रेटिना पे जो इमेज बनती है, उस इमेज में जो सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं वो ऑप्टिकल सिग्नल में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल सिग्नल में, ठीक है ना। कोई अदर सिग्नल काम नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसी ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? एक फाइबर होती है, यानी एक ऐसा मान के चलो एक पाइप जैसा होता है वो, और उसमें क्या होता है? कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको। तो उसमें जो सिग्नल होते हैं वो लास्ट टाइम तक चलते रहते हैं। किस कंसेप्ट के थ्रू? ऑप्टिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। कैसे बना होता है, क्या उसका कंसेप्ट होता है, क्या उसका होता है, वो पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। जैसे समुद्र जाते हैं, नेट आता है, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है? ये ऐसा मान के चलो कि एक पाइप जैसा होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। और ये देखो ऐसे होता है। अब ये एक पाइप जैसा है, और इसमें भी ये ऐसे मान के चलो कि दो मटेरियल होते हैं। मेनली कितने मटेरियल होते हैं? दो मटेरियल। इसमें जो बाहर वाली जो लेयरिंग होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैडिंग, ठीक है। और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो। और ये जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है, देखो, रीजन ये है कि मान लो कि एक रेज है और ये इसका इंटरफेस है। यहां से एक रेज एंटर करेगी, ठीक है। यहां से एक रेज एंटर कर रही है, मान लो यहां से। इस मटेरियल के अंदर जैसे जाएगी तो ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम से जैसे रेज एंटर करेगी तो ये क्या हो जाएगी? अपने एक्चुअल पाथ से बैंड हो जाएगी। देखो एक्चुअल सीधी तो ये यहाँ से जाती है, लेकिन अब ऐसा होने के बजाय क्या हो जाएगी? ये बैंड हो जाएगी, ठीक है। अब बैंड होने के बाद में ये कौन सा मीडियम? डेंसर, जिसकी डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी हाई। और ये जो मीडियम ना, देखो ये वाला, ये जो रेड लाइन, सॉरी, व्हाइट लाइन और येलो लाइन के बीच का जो पार्ट है, यानी दूसरी लेयर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो इसके कंपेरिजन में, इंटरनल वाले के कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा लो होता है। इससे क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट अप्लाई हो जाए। कैसे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई रेज हाई डेंसिटी से, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी से किस में जाएगी? रेयर या में जाएगी, तभी तो वो फिनोमेना कंडक्ट होगा। तो ऐसा ही कंडीशन इसमें, जैसे ही ये एंगल अपने आप ऐसे सेट होता है जिससे क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल, ये ऐसे सेट किया जाता है कि क्रिटिकल एंगल के ही ऊपर, इसके ऊपर इंसिडेंट हो, इससे कम नहीं हो, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। जैसे इसके ऊपर ये कंडक्ट होगा तो क्या होगा? ये रेज बाहर वाले मीडियम में जाने के बजाय वापस क्या हो जाएगी? अंदर ही बैंड हो जाएगी। वापस क्या हो जाएगी? अंदर ही बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे जाएगी, यहाँ से फिर वापस इसमें कौन सा फिनोमेना कंडक्ट होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये वापस यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर ये वापस यहाँ से जाएगी, यहाँ तक आते आती है क्या हो जाएगी ये? अब ये रेयर मीडियम में जा रही है तो एक्चुअल में तो यहाँ से जाती, ये इसका क्या है? नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये कौन सी रेज है? आउटपुट सिग्नल है, ठीक है ना। ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। और कौन सा है? ऑप्टिकल सिग्नल। कौन सा सिग्नल है? ऑप्टिकल सिग्नल। और ये कौन सा सिग्नल है? आउटपुट सिग्नल। इसमें क्या होता है? एनर्जी का लॉस कम होता है, क्योंकि रेज बाहर जाती नहीं है। जितने डाटा इसको प्रोवाइड किया जाता है वो उतना का उतना डाटा इसमें आगे से आगे क्या होता है?
ट्रांसफर होता रहता है। तो इसमें क्या होता है, डाटा का लॉस कम होता है या एनर्जी का लॉस क्या होता है, कम होता है। एनर्जी का लॉस कम होगा तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जितना इसमें एनर्जी दिया जाता है सम उतना ही एनर्जी, देखो 100% तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूज होगा, लेकिन ये क्या होता है ओवरऑल जितने भी होते हैं कंपेरेटिवली ये ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर का यूज। कितने पार्ट होते हैं इसमें ऑप्टिकल फाइबर में, दो। एक तो क्लेडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो होता है। दूसरा क्या होता है, कोर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यदि कोई रेज लो की तरफ जाना चाहेगी तो या तो नॉर्मल से दूर होगी या फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब, जब एंगल आई क्या हो जाए, एंगल आई इक्वल्स टू क्या हो जाए, आई सी हो जाए। और ये एंगल पहले से ऐसे सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना, कुछ प्रोसेस के थ्रू, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, ये एंगल आई है ना, ये एंगल आई आई सी ही हो जाता है या उससे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ये रेज बाहर निकलने के बजाय वापस क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये फिनोमेना आगे से आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये किसका कंसेप्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट है, ठीक है। देख लो एक बार, ये है ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट देखो, दूसरा देखो इसमें प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म। अब प्रिज्म का देखो, वैसे तो हम आगे वापस पढ़ेंगे प्रिज्म, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रिज्म को कैसे यूज में लेते हैं, कैसे यूज में लेते हैं। इसका सिंपल सा यूज ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज को हमें क्या करना है, ट्विस्ट करना है बार बार, ठीक है ना। इमेज को क्या करना है, ट्विस्ट करना है, उसको एंटी पैरेलल शिफ्ट करना है, या फिर उसको 90 डिग्री पे शिफ्ट करना है, 180 डिग्री पे शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिज्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रिज्म का। देखो कैसे, मान लो कि पहला कंडीशन, कुछ दो तीन टाइप है, और प्रिज्म भी कौन से लेंगे, हमें राइट एंगल प्रिज्म लेंगे। कौन से लेंगे, राइट एंगल। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, 45, और ये भी कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है ना। इक्वल इक्वल एंगल लेंगे, 45, तो ये भी कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि एक रेज, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से एक रेज यहां तक चली, यहाँ पे क्या होगी, वापिस इसका टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यहाँ से फिर इसका टोटल इंटरनली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये इसके टॉप पार्ट से चली, अब इसके बॉटम पार्ट से भी एक रेज चलेगी, ये यहाँ तक जाएगी, इसका टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन, और फिर इसका टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन। अब देखो ए रेज कहाँ पे है, ये देखो साथ साथ फॉलो करते जाओ, ये ए रेज है, ये ए से आने वाली रेज है, और ये ए की रेज। देखो ए वाली रेज पहले कहाँ थी, टॉप पे थी, और अब ये कहाँ पे पहुंच गई, बॉटम पे। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए का इमेज ए डैश। अब बी का देखो, ये बॉटम में थी और अब ये कहाँ पे पहुंच गई, फ्रंट पे पहुंच गई, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसका टॉप चला गया बॉटम में, और बॉटम कहाँ चला गया, टॉप में। अब ये रेज देखो, पहले इमेज ऐसे थी और अब ये इमेज कैसे बन गई, ऐसे बन गई। इसका मीनिंग इनमें एंगल का डिफरेंस कितना आ गया, देखो कैसे आ गया। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, ये ऐसे तो बनी है, ये पहले ऊपर की तरफ थी, अब देखो इसमें एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी बिल्कुल इसको क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, रेज इमेज को क्या बना दिया, बिल्कुल है ऑपोजिट, 180 डिग्री क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको घुमा दिया, रोटेट कर दिया 180 डिग्री। तो एक कंडीशन ये होगी, ऐसे कर सकते हैं हम। यदि 90 डिग्री रोटेट करना हो तो 90 डिग्री भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करने के लिए देखो, ये है प्रिज्म, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। नाइन्टी डिग्री रोटेट करते हैं, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ए और बी। इससे अच्छा तो दोबारा
दोबारा ही बना लेते, चलो ये दोबारा बनाते ए। अब यहाँ से एक रेज चली, यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आके अभी देखो क्या इसका अब वापस कोई रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो इसी डायरेक्शन में तो नॉर्मल है, और इसी नॉर्मल के ऊपर ही कौन आ गई? इंसिडेंट रे आ गई। अब ये नॉर्मल से दूर जाए या पास जाए? हो ही नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि इसका एंगल एकदम नॉर्मल के ऊपर आ गई है, तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है इसका? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कोई एंगल डिसाइड ही नहीं करी, इसके ऊपर ही आ रही है जस्ट, ठीक है ना। तो इसमें रिफ्लेक्शन तो तब होता है जब किसी एंगल से आती है, 0 डिग्री एंगल से आ रही है, तो कोई भी इसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये सीधी पास आउट हो जाएगी, ठीक है। अब ये रेज आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी? सीधी पास आउट हो जाएगी। अब देखो ये टॉप वाली रेज यहाँ पे आ गई, टॉप वाली देखो ये आ गई तो यहाँ पे, और ये बॉटम वाली यहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो ए डैश कहाँ चला गया? देखो ये बॉटम वाला था ए, तो बी डैश यहाँ पे आ गया और ए डैश यहाँ पे आ गया। अब देखो ऑब्जेक्ट पहले ये था ए और बी, और अब देखो कहाँ पे आ गई? इमेज ऐसी बन गई, तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इसको रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज हम कर सकते हैं किसी भी इमेज को 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है ना, उसको रोटेट करने के काम में ले सकते हैं इसको, इस कंसेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है इसी का तीसरा पार्ट है। ऐसा मान सकते हो कि प्रिज्म की बजाय हम एक स्लैब यूज करें, ट्रिपेजियम स्लैब। कैसी? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम स्लैब कैसे? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, अब यहां से एक रेज चली, यहां से क्या होगी? देखो किसी न किसी एंगल पे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट। और ये एक रेज आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस क्या होगी? देखो ये रेज यहाँ से चली, ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आ गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या हो जाएगी? वापस यहीं से मुड़, ये यहाँ से मुड़ जाएगी, ठीक है। और इसका डायग्राम बन जाएगा ये वाला। ये ए ऊपर था, नीचे था, ये ए आ गया ऊपर, ए डैश, और ये क्या? बी डैश बन गया। क्या बन गया? बी डैश बन गया। अब ये रेज देखो ए से चली थी, वो यहाँ के रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ से फिर वापस ये रिफ्रैक्ट हो गई थी, यहाँ तक चली गई, और यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट हो गई, तो वापस से नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल एक्चुअल में तो यहाँ जाने वाली थी, ये दूर होगी, ये ऐसे हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा। और क्या होगी? जो रेज है पहले जो टॉप था वो बॉटम में चला गया, और बॉटम था वो कहाँ चला गया? टॉप में चला गया, ठीक है। तो ये किसके यूजेज हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशन, यानी उसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो ये भी एक उसकी का पार्ट है, ठीक है। अब देखो नया टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आता भाई। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। देखो भी इसमें क्या करना है, एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, एक ग्लास है, लेकिन उसका जो सरफेस है ना, जहाँ पे रेज इंसिडेंट होगी, वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, यानी वो कैसा होगा? सर्कल की तरह, स्फेयर की तरह होगा, ठीक है। किसकी होगा? स्फेयर की तरह होगा। जैसे ये एक मीडियम है, मान लेते हैं रेयर मीडियम है, और इसके सामने एक ग्लास है, लेकिन ग्लास है ना, उसका सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। आगे से कैसा सरफेस है? स्फेरिकल, लेकिन ये आगे कंटिन्यू है। एक रेज, ये इसका क्या बना लेते हैं? हमें प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये क्या है? रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई भी कोटेड सरफेस नहीं बनाएंगे, ये ग्लास है, यानी ट्रांसपेरेंट सरफेस है। रिफ्रैक्शन के लिए क्या होना जरूरी है? ट्रांसपेरेंट सरफेस होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में कट रहा है इमेज,
अच्छा चलो ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला किसका डिराइव करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ऐसे नहीं अपना ज़्यादा दिमाग लगाना है, नहीं इसमें हाइट बनाए, हाँ बन जाएगा, तब भी बन जाएगा, लेकिन ये इमेज क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायग्राम क्या बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट बना लेना, बन सकता है कैसे भी। आप कहोगे सर इसकी हाइट इतनी हो जाए, इसकी इमेज की हाइट इतनी हो जाए, तब भी बन जाएगा, लेकिन ये इमेज थोड़ा क्या हो जाएगा, ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड। हम एक इजी से इजी डायग्राम बनाएंगे जिसको कोई नॉर्मली देखने वाला भी अच्छे से समझ ले, ठीक है। तो हम एक मानते हैं यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया हमने, ओ नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इसको डॉट ही क्यों शो किया, बना सकते थे, लेकिन डॉट शो करने से ये इमेज क्या बनेगा, डायग्राम एकदम अच्छा क्लीन बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बनाएंगे, फिर उसका अलग से एंगल डिसाइड करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हुई स्फेरिकल सरफेस पे। अब स्फेरिकल सरफेस का कोई ना कोई क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो भी एक रेज होती है वो क्या होती है हमेशा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बना ही लेते हैं ऐसे, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्मल। नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो किसी सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब जैसे सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल, सर्कल में जो रेडियस होती है, देखो ये रेडियस कहाँ से होती है, उसके सेंटर से पास आउट होती है। ये सर्कल के ऊपर कितना बनाएगी, 90 डिग्री, चाहिए वो यहाँ से कट भी हुआ, वो हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री ही बनाएगी। ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। तो ऐसी ये सरफेस है, ये सरफेस देखो, ये सरफेस है ना, ये देखो यहाँ से, ये हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो 90 डिग्री बनाएगी तो ये क्या होगी, नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्मल, ठीक है। तो ये होगी नॉर्मल। तो नॉर्मल को थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल से कोई रेज डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या मान लेते हैं, Na1 मान लेते हैं, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी, N2। अब ये नॉर्मल से देखो, ये एक्चुअल में तो ऐसे जाती है, अब ये नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम है तो ये नॉर्मल की क्या आ जाएगी, तरफ आ जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी तो ये रेज देखो कहाँ से बनेगी, इसकी तरफ इस साइड बनेगी, तो ये रेज बनेगी यहाँ पे ऐसे, ये रेज बन गई ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखना चाहो तो और ऐसे लिख दो, ये यहाँ पे बन गई, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या बन गई, इसकी इमेज बन, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एंगल डिसाइड करते हैं। एंगल डिसाइड कैसे, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, बीटा, और इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, गामा। इस एंगल को क्या मान लेते हैं, गामा। और यहां से लेके ये एक इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने एन, एम, और इसको नाम दे दिया एन। और ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना, वो एन के जस्ट पास में, इसलिए इसको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के बीच में गैप नेग्लेक्ट है, बिल्कुल जीरो के बराबर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने दिखा दिया, वरना ये जो पार्ट है ना, ये लमसम क्या मान के चलते हैं, हमें परपेंडिकुलर ही मान के चलते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब देखो ये एम हो गया, ये एन हो गया, और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई। इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, आई होता है। और रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसमें 4 स्टेप याद रखनी है आपको। कितनी स्टेप याद रखनी है, 4। सबसे पहले तो क्या बनाना, डायग्राम। डायग्राम में क्या बना देना है आपको, ये रेज बना देनी है, ऑब्जेक्ट की, इमेज की, नॉर्मल की, सब रेज बना के पॉइंट लिख देने। फिर उसके बाद में एंगल लिख देने, आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा। 5 इसमें एंगल सेट करने। कितने एंगल है, 5 एंगल, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब देखो इसमें सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सारा डायग्राम बन गया। अब हम इसमें लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो tan अल्फा, tan अल्फा कितना होगा भाई,
देखो tan अल्फा होगा ये ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ये OMN, कौन सा ट्राइंगल है, OMN, या लिखना चाहो देखो लिख देते हैं, इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल OMN, एक ट्राइंगल हम लेंगे, तीन ट्राइंगल लेंगे अल्फा बीटा गामा वाले, बीटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, MCN, इन ट्राइंगल MCN, एंड कौन सा ट्राइंगल तीसरा IMIN, कौन सा हो जाएगा MIN, ये तीन ट्राइंगल ले ली, इन तीनों ट्राइंगल में पहला देखो OMN, OMN में tan अल्फा कितना हो जाएगा M1 अपॉन में O1, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री माना जाएगा सभी में, तो tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा MN अपॉन में O1, tan बीटा देखो, tan बीटा कितना हो जाएगा MN अपॉन में, देखो tan बीटा है, बीटा में देखो ये एंगल बीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा CN, कितना हो जाएगा CN, फिर tan गामा, tan गामा देखो कितना हो जाएगा MN अपॉन में ये है MIN, गामा क्या हो जाएगा MN अपॉन में IN, क्या हो जाएगा MN अपॉन में IN। अब देखो ये जितने भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट रखा है, इनके बीच में जितने भी एंगल बने ना अल्फा बीटा गामा, ये क्या होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे एंगल होते हैं, और जब भी कोई एंगल छोटा होता है ना, जब भी कोई एंगल छोटा होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा उस एंगल के लमसम बराबर ही हो जाएगा, और sin थीटा भी क्या हो जाएगा उस एंगल के लमसम में बराबर ही हो जाएगा, ये मैथ का रूल है। यदि मान लो कि साइन 0.1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लमसम में 0.1 ही हो जाएगी, कहने का मीनिंग जो एंगल है ना वही वैल्यू उसकी हो जाएगी ओवरऑल की। जब एंगल छोटे होते हैं तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और sin थीटा को क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल छोटे हैं, तो tan अल्फा को क्या लिख देंगे लमसम, ये क्या माना जाएगा अल्फा ही माना जाएगा, tan बीटा लमसम क्या माना जाएगा बीटा ही माना जाएगा, और tan गामा लमसम क्या माना जाएगा गामा ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा गामा ही माना जाएगा, ठीक है। tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, tan बीटा को बीटा लिख देंगे, और tan गामा को गामा लिख देंगे, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होगी। अब देखो क्या करेंगे, एक स्टेप हमने क्या किया कि इसका पूरा डायग्राम बना लिया, उसके एंगल पुट कर दिए, सारा कुछ ड्रॉ कर लिया। दूसरा स्टेप देखो हमने क्या किया, तीन ट्राइंगल लिए और तीनों ट्राइंगल में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब क्या करते हैं, अब हमें इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहां पे देखो देखो जियोमेट्री के अंदर आपने एक रूल पढ़ा है कि किसी भी दो इंटीरियर एंगल का सम उसके जस्ट ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये कौन सा एंगल है एक्सटीरियर, और ये बाकी तीनों 1 2 3 ये तीनों क्या होते हैं इंटीरियर एंगल होते हैं, क्या होते हैं इंटीरियर। अब देखो इसके जस्ट ऑपोजिट कौन से, ये तो इसके जस्ट एडजेसेंट एंगल है, इसके जस्ट पास वाला एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, 1 और 2 का सम क्या इससे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल की क्या होगा बराबर। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो कैसे। ट्राइंगल कौन सा लेते हैं पहले MON, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम, MON से बात नहीं बनेगी, हम लेते हैं MOC, इन ट्राइंगल MOC, MOC ट्राइंगल में देखो ये वाला MOC, एंगल अल्फा और एंगल बीटा, ये एंगल आई के जस्ट सामने वाले इंटीरियर एंगल है, कौन से है सामने वाले, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं एंगल आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एंगल आई लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटीरियर एंगल है और आई क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है।
एक हो गया। दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल कौन सा ले ले, एम और सी आई। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, एम सी आई। एम सी आई में देखो क्या है, एंगल आर और एंगल गामा दोनों का सम किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। क्यों, क्योंकि बीटा के जस्ट सामने वाला गामा है और बीटा के जस्ट सामने वाला क्या है, आर है। कैसे, क्योंकि ये एंगल तो क्या हो जाएगा, बीटा का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, इसके पास वाला एंगल हो जाएगा, तो इसके ऑपोजिट एंगल लेने। ट्राइंगल कौन सा है, एम सी आई, तो ये हो जाएगा आर प्लस में गामा, आर प्लस में गामा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस में गामा इक्वल्स टू बीटा। लेकिन हमें एंगल आई और आर लेने हैं। क्यों लेने आई और आर, क्योंकि स्नेल रूल में आई और आर का रोल होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें स्नेल रूल लगाएंगे। तो यहां से देखो आर प्लस में गामा आ गया, आर तो नहीं आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू लिखेंगे बीटा माइनस गामा। ये पहले भी बताया था, ये साइन किसका होता है, इम्प्लाइज का साइन होता है। इसका नहीं, जो इक्वेशन आपको एज इट इज यूज नहीं करनी होती है उसको फर्दर बढ़ाना होता है, तो वो प्रोसेस करने के लिए हम क्या लगाते थे, ये। और ये इक्वल का साइन नहीं होता, सिर्फ कि इक्वेशन को हमने एज इट इज यूज नहीं करके क्या कर दिया, थोड़ा सा अदर फॉर्म में यूज किया, ठीक है ना। या आर प्लस गामा यूज करने में हमने आर यूज किया है, तो बीटा इक्वल आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा, गामा आगे चला जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, आर की। तो इसको इक्वेशन हम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब देखो पुट द, या पहले पुट नहीं करेंगे, पहले देखो, पहले हम बाई रूल। स्नेल रूल क्या कहता है भाई, जिस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी साइड का एंगल साइन के साथ, और दूसरी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उस साइड का एंगल साइन के साथ, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या n1 इंटू में क्या आएगा, साइन आई आएगा, साइन आई इक्वल्स टू n2 और एंगल क्या आएगा, साइन आर आएगा, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि टेन थीटा थीटा बन गया और साइन थीटा भी क्या बन जाएगा, थीटा। जब एंगल वेरी स्मॉल होते हैं ना, टेन थीटा थीटा बन जाता है, तो साइन थीटा भी क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। तो यहाँ से साइन भी क्या बन जाएगा, आई। तो साइन आई था ना, वो क्या बन जाएगा, ओनली आई। और n2 और r था, वो क्या बन जाएगा, ओनली साइन r था, वो क्या बन जाएगा, r। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, इक्वेशन 2 हो गई। ये इक्वेशन आ जाएगी 3। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आई वैल्यू रखी है, आई की वैल्यू रखी है। ये इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो में 3 में जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। 3 के अंदर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो 3 के अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये है n1, i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू अल्फा प्लस में बीटा, तो ये लिख दिया अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू n2, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है बीटा माइनस गामा, ये आ जाएगा बीटा माइनस गामा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो अब ये इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, और अब लिखेंगे पुट द इक्वेशन 1 इन 4। देखो स्टेप सुनो ध्यान से। पहला स्टेप तो डायग्राम बना के एंगल वगैरह सब सेट करके लिख देना। दूसरा स्टेप क्या है, ट्राइंगल में से tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू लिख देना और उसको अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लेना। फिर क्या करेंगे, दो ट्राइंगल में हम अल्फा प्लस बीटा यानी इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के सम वाला कंसेप्ट लगा के जियोमेट्री यूज करेंगे, ठीक है ना। जियोमेट्री यूज करने के बाद क्या होगा, स्नेल का रूल लगाएंगे। देखो एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप क्या होगा, ये हो गया, और चौथा स्टेप क्या होगा, हम स्नेल का रूल लगाएंगे। स्नेल का रूल लगाने के बाद ये एंगल स्मॉल है तो साइन आई साइन आर, आई और आर में चेंज हो जाएंगे, और आई और आर की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन इससे पुट करेंगे। इसके बाद में इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी, जब भी पूरा इक्वेशन सोल्व हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन जरूर यूज करेंगे। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो साइन कन्वेंशन में उसकी डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस की आएगी। यदि
इमेज लेफ्ट साइड है तो माइनस आ जाएगी, उसकी डिस्टेंस माइनस वी हो जाएगा, और यदि राइट साइड है तो क्या हो जाएगा, प्लस का वी हो जाएगा। तो वैसे इसमें लास्ट में यूज कर लेंगे। पहले देखो इसमें इक्वेशन पुट करते हैं, n1 अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये रही mn अपॉन में on, mn अपॉन में on प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, mn अपॉन में cn, mn अपॉन में cn इक्वल्स टू n2, यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा की वैल्यू mn अपॉन में cn, ठीक है, और माइनस में बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी गामा की वैल्यू कितनी, mn अपॉन में in, mn अपॉन में in, ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर लिया। अब थोड़ा इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, और कोई बाकी काम में नहीं आएगा, अब इसको यूज करेंगे। लॉक हो जाता है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे जाओ, mn दोनों में कॉमन है, mn क्या निकाल लिया कॉमन, ठीक है, जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n1 और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में on प्लस में 1 अपॉन में cn, ठीक है, mn कॉमन निकाल लिया इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा देखो mn इसमें फिर कॉमन निकालेंगे तो mn इसमें से कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा n2 1 अपॉन में cn और माइनस 1 अपॉन में in, ठीक है। अब देखो m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा n1 1 अपॉन on प्लस 1 अपॉन cn इक्वल्स टू n2 1 अपॉन में cn माइनस 1 अपॉन में in, ये हो जाएगा। अब ये लास्ट हमारा रिजल्ट आ गया, यहाँ तक है। अब इसमें क्या पुट कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये अपने को क्या कर लेना कॉपी कर लेना है, देखो कॉपी नहीं यहीं पे देख लेंगे, इतनी जगह सफिशिएंट है। अब देखो on क्या था ऑब्जेक्ट से ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो O किस में आता है 1 अपॉन में U, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में U आ जाएगा, ठीक है, प्लस में Cn क्या है ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, तो वो कितनी आ जाएगी R आ जाएगी, कितनी आ जाएगी R आ जाएगी इक्वल्स टू n2 ये क्या है Cn वापिस तो 1 अपॉन में R आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा in यानी इमेज की डिस्टेंस क्या आ जाएगी V। अब देखो हमारा जो स्फेरिकल सरफेस था ऐसे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था O, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था और यहाँ पे क्या था इमेज I था और ये n है, पॉइंट क्या था n, तो O1 क्या होगी देखो लेफ्ट साइड है तो क्या आएगी माइनस का U आएगा, तो साइन कन्वेंशन यूज करें तो क्या आ जाएगा माइनस का, एन Cn क्या होगा प्लस का R होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का R, तो प्लस का ही ऑलरेडी ये भी प्लस का ही है, और फिर क्या है in क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज की डिस्टेंस किस में प्लस में, तो ये प्लस में, तो ये भी प्लस में ही है, लेकिन ये उसका फॉर्म माइनस किसका है फॉर्मूले का प्रोसेस करने के बाद बना है, ठीक है। तो ये हम सब ने ये सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं, क्या बनता है n1 अपॉन माइनस n1 अपॉन में u प्लस n1 अपॉन में r इक्वल्स टू n2 अपॉन में r और माइनस n2 अपॉन में v, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को ना इस वैल्यू को n2 अपॉन में v लेफ्ट साइड ले जाते हैं और n1 अपॉन r को राइट साइड ले जाते हैं, तो इससे क्या होगा n2 अपॉन में v जो माइनस का था वो किसका बन गया प्लस का, और ये n1 अपॉन में u किसका रहा माइनस का, ये n2 अपॉन में r किसका था प्लस का, लेकिन n1 अपॉन r आगे जाके किसका बन जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो r दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट वाला रिजल्ट, यहाँ पे देखो क्या बचेगा n2 माइनस n1 अपॉन में r, मैंने कहाँ पे लिख दिया एक इस साइड लिख दिया इसको,
और यहाँ पे क्या बचेगा n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लो इस पे, ये एग्जाम में लमसम आता ही आता है। क्या बनेगा n2 माइनस में n1 अपॉन में r इक्वल्स टू n2 अपॉन में v माइनस में n1 अपॉन में u, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना ही रखना है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू।